बच्चे पूछ रहे हैं उन्हें सामान्य जिंदगी कब मिलेगी? देखिए श्वेता जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि हमारे देश की अगर बात की जाए तो लगभग 40% बच्चे जो हैं वो 18 साल से कम हैं। तो ये लगभग आंकड़ा जो है 48 करोड़ का बन जाता है। और डेफिनेटली हर बच्चा ये पूछता है कि मुझे कब वैक्सीनेशन मिलेगी, मुझे कब रक्षा कवच मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। संभवतः अक्टूबर में ही जाइडस कैडिला की जो वैक्सीन है वो बच्चों में जो कि 12 साल से ऊपर है वो मिलनी शुरू हो जाएगी। जहाँ तक कि मुझे ज्ञात हुआ है कि कसौली से इस फ्राइडे को कुछ 1.5 लाख के करीब वैक्सीन्स जो हैं वो निकल गई हैं। और बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी भी है कि जो ये ज़ाइकोव-डी वैक्सीन है ये इंजेक्शन भी नहीं लगाना पड़ेगा। एज ए पीडियाट्रिशियंस जब हम क्लिनिक में, लोग हमसे डरते इसलिए हैं क्योंकि हम इंजेक्शन लगाते हैं, तो उसमें इंजेक्शन भी नहीं लगाना पड़ेगा। दिस इज़ एन इंट्राडर्मल वैक्सीन जो कि केवल जेट से दी जाएगी। तो ये वैक्सीन बच्चों में जब आएगी, जेट से कैसे? इसमें क्या है कि जो नॉर्मली हम वैक्सीन देते हैं वो इंट्रामस्कुलर देते हैं, यानी मांस के अंदर जाके देते हैं, तो वो इंजेक्शन से देनी पड़ती है। लेकिन ये जो जाइडस कैडिला की वैक्सीन है इट इज़ गिवन इंट्राडर्मली, सिर्फ हमें स्किन के अंदर डालनी होती है और वो इंजेक्शन से नहीं दी जाएगी, एक हाई प्रेशर जेट से दी जाएगी। तो ये बहुत ही, एक नॉन टेक्निकल व्यक्ति जो कि नर्स नहीं भी है वो भी दे सकता है। तो ये बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर होता है। इसके अंदर एक फास्ट जेट होगा जो कि बच्चे की स्किन के ऊपर हम चलाएंगे और वो उसके अंदर दवाई चली जाएगी। तो एक तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और संभवतः मुझे लगता है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ हमारे जो बच्चों को है वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। लेकिन क्योंकि ये आंकड़ा बच्चों का जो नंबर है ये बहुत ज़्यादा है, 48 करोड़ है, तो कब तक ये परकोलेट होगा और कब तक ये वैक्सीन सारे बच्चों को लगेगी, इसको थोड़ा समय लगेगा। डॉक्टर धालीवाल, जो बड़ों में था कोमॉर्बिडिटीज वालों को पहले प्रायोरिटी यहाँ पर देना, बच्चों में भी इसकी आवश्यकता रहेगी? हाँ, ट्रू, बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका। बच्चे जो हाई रिस्क होते हैं, जैसे जिनको किडनी की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम, एस्थमा की प्रॉब्लम, बार बार बीमार हो रहे हैं, उनको पहले वैक्सीन लगना चाहिए क्योंकि दे आर मोर एट रिस्क। सो उनको बेनिफिट भी होगा सबसे ज़्यादा। सो दैट इज़ द आंसर। डॉक्टर सिद्धेश्वर, क्या बच्चों को जो बाकी वैक्सीन्स लगती हैं, क्योंकि उनका तो पूरा एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा होता है, सारी चीज़ों की वैक्सीन उनको मिल रही होती हैं, क्या वो चीज़ें, और हिंदुस्तान में अगर हम देखें बच्चों को तो बहुत सारी ऐसी बीमारियों के लिए मिलती हैं जो थोड़े बहुत मिलती जुलती चीज़ें हम समझ सकते हैं, जिस दौर से हम सब गुजर कर निकल रहे हैं इस समय भी, क्या उसका भी कुछ एडिशनल फ़ायदा रहा है बच्चों में जिस वजह से संक्रमण उतना मजबूत नहीं? ऑलरेडी बच्चों को काफ़ी वैक्सीन्स मिलती हैं। आई रिमेंबर बचपन में हमारे को 6 वैक्सीन मिलती थी एंड दैट्स ऑल। एंड नाउ द नंबर ऑफ वैक्सीन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। जहाँ तक जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैक्सीन प्रोग्राम है उससे कोविड के अगेंस्ट कोई प्रोटेक्शन है ये अभी बिल्कुल प्रूवन नहीं है। देयर वर सम रिपोर्ट्स कि जैसे BCG वैक्सीन जो हम शुरू में लगाते हैं बचपन में विद इन 1 मंथ, उससे कुछ क्रॉस प्रोटेक्शन का पब्लिकेशंस आए थे, रिसर्च आई थी, बट इट इज़ स्टिल नॉट प्रूवन। सो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैक्सीन्स हैं उनका कोविड के साथ कोई क्रॉस इम्यूनिटी या क्रॉस प्रोटेक्शन नहीं है। सब जो बच्चों में लक्षण कम अगर नज़र आए, उतना ज़्यादा नहीं दिखा उस समय, लेकिन डर तो लगता ही है क्योंकि कोई भी माँ बाप, मुझे तो जहन में सबसे ज़्यादा ये सवाल उठता था कि कौन से वो माँ बाप हैं जो ट्रायल्स में अपने बच्चों को भेज रहे हैं इसके, वरना तो ज़्यादातर लोग तो प्रोटेक्ट करते हैं अपने बच्चों को, लेकिन ट्रायल्स में भेजना, मुझे लगता है कि वो भी कोविड वॉरियर्स की श्रेणी में बहुत बड़े वीर गिने जाएंगे हमेशा। वैसे बिल्कुल वो बच्चे हमारे बिल्कुल कोविड वॉरियर्स हैं और बहुत बड़े वॉरियर्स हैं, और पेरेंट्स का भी एक बहुत बड़ा योगदान है जो बच्चों को ट्रायल्स के लिए भेज रहे हैं। और श्वेता जी, हम लोग जब क्लिनिक में बैठे होते हैं तो अक्सर पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, जब बच्चों को एसिम्प्टोमेटिक होना है या बच्चों को जब इन्फेक्शन बहुत ही माइल्ड होनी है तो इनको वैक्सीन देने का रिस्क क्यों लें? बच्चों के अंदर जो कोरोना है ये हमें जानना बड़ा ज़रूरी है। इनकी 2-3 डिफरेंट विशेषताएँ हैं। सबसे पहली विशेषता तो ये है कि हम लोगों को तो कोरोना होता है, ठीक हो जाता है। बच्चों के अंदर एक बीमारी होती है जिसको हम MIS कहते हैं। ये पेरेंट्स को जानना बड़ा ज़रूरी है। ये एक खतरनाक बीमारी है जो बड़ों में नहीं होती,
कोरोना सेटल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम हम इसको कहते हैं, ये एक बीमारी आती है जो कि केवल आईसीयू में ही, पीडियाट्रिक आईसीयू में ही उसका इलाज होता है। उसमें हम IVIG वगैरह कुछ मेडिसिन वगैरह देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों के अंदर जो ये बीमारी है वो बिल्कुल हम इसको कह दें कि नहीं ये खतरनाक नहीं है और वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। एक तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि ये MIS सिंड्रोम जो है वो केवल बच्चों के अंदर ही होता है और जानलेवा भी हो सकता है। दूसरी चीज़ ये भी है, वायरस कब अपना रूप प्रतिरूप बदल ले ये भी इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वायरस बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है। तो आज हो सकता है ये बच्चों के अंदर एग्रेसिव ना हो, लेकिन कल एग्रेसिव हो सकता है, तो बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखना बड़ा ज़रूरी है। एक और बहुत बड़ी बात है कि हमारे बच्चे ठीक है, उनके अंदर हो सकता है बीमारी एसिम्प्टोमेटिक हो या उनके अंदर ज़्यादा परेशानी ना हो, लेकिन वो ग्रैंड पेरेंट्स को भी बीमारी दे सकते हैं। तो जब तक हम बच्चों को वैक्सीनेट नहीं करेंगे, और पेरेंट्स को ये समझना भी बड़ा ज़रूरी है, जब तक हम वैक्सीनेट नहीं करेंगे तो हमारा वैक्सीनेशन का जो हमारी हर्ड इम्यूनिटी है वो बढ़ेगी नहीं। क्योंकि आप देखिए, जब बच्चे ही 40% हैं तो आप सारे अडल्ट्स को भी वैक्सीनेट कर देंगे तो भी अडल्ट जो हर्ड इम्यूनिटी है सिर्फ 60% ही बनेगी। तो बच्चों की वैक्सीनेशन बहुत आवश्यक है। तो पेरेंट्स के दिमाग में तरह तरह की विडंबनाएं रहती हैं कि हम वैक्सीन दें ना दें और क्यों दें, जब बच्चे को सिम्टम्स ही नहीं होने, एसिम्प्टोमेटिक रहना है या बच्चे ने वो नहीं देना तो क्यों दें। तो ये हमारे को उनको कम्युनिकेट करना बड़ा ज़रूरी है। और ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो हमारे नन्हे नन्हे वॉरियर्स जो हैं, जो इस वक्त वैक्सीनेशन ले रहे हैं, जिसमें कि वैक्सीन का अब ट्रायल्स के बाद हमें पता चलेगा कि उसमें साइड इफ़ेक्ट है या नहीं है, तो वो फ्रंट के ऊपर वॉरियर की तरह लड़ रहे हैं। और उन पेरेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा एक योगदान रहेगा कोरोना में जो बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए तैयार हो गए। क्योंकि हर कोई उतना प्रोटेक्टिव हो जाए तो ट्रायल्स ही पूरे नहीं हो सकते हैं। लेकिन डॉक्टर धालीवाल, आपको भी ऐसे सवालों का सामना करना होता है कि बच्चों को वैक्सीन दें कि नहीं दें? अब बहुत मतलब कि पेरेंट्स वैसे तो क्वेश्चन आजकल ये कर रहे हैं कि वैक्सीन कब आएगी। दे आर ऑल वेटिंग बिकॉज दे वांट कि बच्चे किसी तरह स्कूल जाएं, उनको कॉन्फिडेंस आए कि स्कूल भेजें उनको। बट कई पेरेंट्स होते हैं, उनको यही क्वेश्चन लगता है कि वैक्सीन इज़ अननेसेसरी क्योंकि बच्चों में इन्फेक्शन माइल्ड है। बट बिलीव मी, कुछ इन्फेक्शंस कोविड के अंदर बच्चों के अंदर सीरियस भी होते हैं, एंड द ओनली प्रोटेक्शन अदर देन द सोशल डिस्टेंसिंग इज़ वैक्सीन। एंड जब आप स्कूल में बच्चों को भेजोगे, कितना डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, इतना हॉट ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। सो इट्स बेटर हम उनको सबको वैक्सीन करें, और पेरेंट्स आई थिंक सो दे आर रेडी फॉर इट, दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द वैक्सीन। लेकिन हेजिटेंसी अगर अडल्ट्स में है तो बच्चों के लिए तो होगी ही वो। 100% हेजिटेंसी, देयर इज अ ग्रुप आई थिंक सो ऑफ पेरेंट्स हु फील कि नेचुरल रहना चाहिए, वी शुड बी एक्सपोज टू नेचुरल इन्फेक्शन। बट अगर आप देखें, अब इंडिया इज राइट नाउ स्टैंडिंग बिकॉज ऑफ द वैक्सीनेशन ड्राइव, एंड द पेरेंट्स अंडरस्टैंड दैट, अगर वो पेरेंट्स समझेंगे तो डेफिनेटली हर एक बच्चे को लगेगा, और जैसे बच्चों को लगेगा तो एक रिंग ऑफ प्रोटेक्शन बन जाएगा। जिन जिन बच्चों को वैक्सीन लगा, दे आर प्रोटेक्टिंग देमसेल्व्स एंड अदर्स ऑल्सो। एंड आई थिंक सो द चिल्ड्रन नाउअडेज मोर देन 12 दे आर डेफिनेटली आस्किंग देयर पेरेंट्स कि पापा मुझे कब वैक्सीन लगेगी। डॉक्टर सचदेव, क्योंकि सबसे अजीब सी बात तो ये थी कि जिन चीज़ों के लिए बच्चे डांट खाते थे सबसे ज़्यादा, कि घर से बाहर निकलो, बाहर जाकर खेलो, क्या अपने मोबाइल में घुसे रहते हो या कंप्यूटर में, वो उल्टा हो गया उसका 1 साल के अंदर। और अब वो समय आया है, क्या इस हेजिटेंसी को आप एक ख़तरा देख रहे हैं कि हो सकता है कुछ लोग हेजिटेट करें कि बच्चों पर कैसे वैक्सीन? हेजिटेंसी एक बहुत नेचुरल चीज़ है, एक बहुत नेचुरल रिएक्शन है पेरेंट्स का। बिकॉज वैक्सीन्स जो अभी तक हमारे पास एफिकेसी है, जो प्रूवन एफिकेसी है, वो एडल्ट्स का डेटा है सारा, बच्चों का डेटा नहीं है। दूसरा, बच्चों के लिए इम्यून सिस्टम है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट्स। बच्चों का इम्यून सिस्टम डेवलप हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। सो वो वैक्सीन को कैसे रिएक्ट करेंगे, उनके साइड इफ़ेक्ट्स किस तरह के होंगे, वेदर द वैक्सीन इज़ डोमेस्टिक और इट इज़ फॉरेन, उसके ऊपर भी विचार होगा पेरेंट्स के दिमाग में कि भी हम कौन सी वैक्सीन लगवाएं। एंड देन उसके बाद इमीडिएट कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन लॉन्ग टर्म आउटकम्स हमारे पास किसी के भी नहीं है। इवन अडल्ट वैक्सीन्स के भी वी डोंट हैव लॉन्ग टर्म आउटकम्स की लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। और बच्चों के लिए, बच्चे ग्रो कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, ब्रेन डेवलप कर रहा है, ऑर्गन सिस्टम बॉडी के डेवलप कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, नोबडी नोज अबाउट इट। सो हेजिटेंसी तो आई थिंक इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग। बट हम लोग पीडियाट्रिशियंस जिनका सबसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट पेरेंट्स और चाइल्ड के साथ है, इट इज़ अवर मॉरल ड्यूटी कि हम उनकी हेजिटेंसी को कम करें, उनको जितनी नॉलेज अभी तक हमारे पास है उसको उनके साथ शेयर करें, उनको समझाएं कि ये यूज़फुल रहेगा।
बच्चे को डायरेक्टली भी, जैसे डॉक्टर मलिक ने कहा, डायरेक्ट कोरोना इन्फेक्शन से भी बचाएगा, MIS-C से भी बचा सकता है, एंड देन ट्रांसमिशन टू दी एल्डर्स इन दी फैमिली, उनको भी बचाएगा। सो डायरेक्ट बेनिफिट एंड इनडायरेक्ट बेनिफिट दोनों मिलेंगे। सो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि एक तो कंटेजियस डिजीज, दूसरा बच्चे को अगर घर में होगा तो ऐसा थोड़ी है कि माँ छोड़ देंगी या पिता छोड़ देंगे कि इसको आइसोलेट किया जाए। बच्चों को आप आइसोलेट नहीं कर सकते, इसीलिए वैक्सीन तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर मलिक, एक तो 12 से 18 की एज ग्रुप का वैक्सीन ट्रायल्स चल रहा है, पर उससे छोटे बच्चों का क्या? देखिए, बच्चों के अंदर हम जब भी ट्रायल करते हैं तो इनको हम एस्केलेशन ट्रायल्स कहते हैं। जैसे बच्चों के एज ग्रुप्स को हम 3 में डिवाइड कर देंगे, जैसे 2 से 6 का ग्रुप कर देंगे, 7 से 11 का कर देंगे और 12 से 18 का कर देंगे। यूएस में भी जो ट्रायल्स हुए हैं, फाइजर के भी जो ट्रायल्स हुए थे, वो इनिशियली हुए थे 16, 17, 18 साल पे, उनको अप्रूवल दिया। उसके बाद 12, 13, 14 के। तो धीरे धीरे करके वो हम छोटे बच्चे, क्योंकि छोटे बच्चे ज़्यादा सेंसिटिव हैं, ज़्यादा उनमें साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो ये बड़ों के ट्रायल्स की तरह नहीं होते हैं। बड़ों और बच्चों के ट्रायल्स में ये थोड़ा सा फ़र्क रहता है कि हम लोग इनको जो है एक स्टैगर्ड वे में करते हैं, 3-3, 4-4 साल के वो करके ट्रायल्स करते हैं, ताकि वो सेफ्टी प्रोफाइल आती रहे। अब जहाँ तक हिंदुस्तान का तल्लक है, 12 साल से जो बड़े बच्चे हैं उनके जो है जो जाइडस कैडिला है, दैट इज़ वेरी सेफ। जाइडस कैडिला ने जो अपना जो वो किया है, वो 28,000 जो फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल था, 28,000 लोगों को उन्होंने लिया है, और उसके बाद भी जो ट्रायल्स हुए हैं, तो इसकी जो सेफ्टी प्रोफाइल है 12 साल से ऊपर जो है वो इस्टेब्लिश हो चुकी है, चाहे वो फाइजर वैक्सीन है। अगर हम विदेशियों की बात करें, तो अगर हम स्पेन की बात करें, तो ऑलमोस्ट 50% जो किशोरावस्था में बच्चे हैं उनको वैक्सीन लग चुकी है, दोनों डोज लग चुकी हैं। तो ये जो फाइजर की वैक्सीन है, दैट इज प्रूव टू बी वेरी 15+ एफिकेशियस। 50 50। हाँ। तो इसी तरह से अगर इटली की बात करें तो 39% को लग चुकी है, जो बच्चे किशोरावस्था में हैं। तो उन्होंने फाइजर्स वगैरह लेके तो ये वैक्सीन्स लगा दी हैं। तो ये जो अब जहाँ तक हिंदुस्तान का तल्लक है, मुझे नहीं लगता कि आने वाले 4-5 महीने में 5 साल से छोटे बच्चों को भी हम वैक्सीन लगा सकेंगे, क्योंकि अभी तक जो ट्रायल्स हो रहे हैं वो बेसिकली मोर देन 5 ईयर्स के ऊपर ही ज़्यादा ट्रायल्स हो रहे हैं, और फिर वैक्सीन की अवेलेबिलिटी के ऊपर भी निर्भर करता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि वैक्सीन के जो साइड इफ़ेक्ट्स जिस तरह से एडल्ट्स में बिहेव किया वैक्सीन ने, लाइकली है कि साइड इफ़ेक्ट्स के हिसाब से बच्चों में भी वही बिहेवियर रहेगा, और ये भी लाइकली है कि प्रोटेक्शन रेट भी वही रहेगा। जिस वैक्सीन का प्रोटेक्शन रेट लगभग 70% है या 67% है, सेम वैक्सीनेशन का प्रोटेक्शन रेट बच्चों के अंदर भी वही रहेगा। सिर्फ यही है कि हमारे को अथॉरिटी से अब नोट लेने की आवश्यकता है कि ये जो वैक्सीन्स के जैसे से ट्रायल्स आ जाएंगे, कोवैक्सीन के ट्रायल शुरू हो गए थे मई में, उनकी अब सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो संभवतः मुझे लगता है कि इस महीने से बच्चों की वैक्सीन शुरू हो जाएगी। और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू भी है, अगर बच्चों को हम वैक्सीनेट नहीं करेंगे और सारे एडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर देंगे, तो खुदा नहीं खास्ता अगर थर्ड वेव आएगी तो वो बच्चों की तरफ भी रुख कर सकती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है। डॉक्टर धालीवाल, जैसे बच्चों में कोई भी दवाई देते हुए उस बच्चे के वेट को भी देखा जाता है, वेट, हाइट, क्या वैक्सीन पर ऐसी चीज़ें चलती हैं या वैक्सीन में ये बिल्कुल नहीं? वैक्सीन में यूजली वेट हाइट का इतना इशू नहीं है। एक पर्टिकुलर डोज होती है, अकॉर्डिंग टू द एज वो देते हैं। अगर आप ये जाइडस की भी देखेंगे, बात करेंगे, क्योंकि ये अभी रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हो रही है, द डोज ऑफ द वैक्सीन इज सेम एज अडल्ट्स, वैसे ही डोज है जो अडल्ट्स के, मोर देन 12 ईयर्स में। मे बी 12 ईयर्स के नीचे थोड़ा डोज एडजस्टमेंट होगी। अगर आप स्वाइन फ्लू वैक्सीन की भी बात करो तो वो वैक्सीन का भी डोज सेम ही है, ऐसे कोई डिफरेंट नहीं है, तो डजेंट मैटर। बट अच्छी बात यह है कि जाइडस इंडिया की वैक्सीन है और आ रही है, और हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। वी शुड गिव द वैक्सीन एज सुन एज पॉसिबल। और डॉक्टर सचदेव, अगर हम ये समझें कि जैसे डॉक्टर मलिक बता रहे थे कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट है, उसके इंजेक्शन उस तरीके से नहीं जैसे एक अडल्ट को दिया जाता है, तो ये एक ज़्यादा तेज़ रफ्तार से भी हो सकता है? हाँ, बिकॉज इसमें ज़्यादा स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं है, यू नो, ये स्किन के बिटवीन द स्किन लेयर्स में जाना है, और वहीं से जो हमारे इम्यून सेल्स हैं वो वैक्सीन का जो कंपोनेंट है, जो इम्यून कंपोनेंट है, उसको पिक करके देन डिस्ट्रीब्यूट इनसाइड द बॉडी। तो ये देने में भी इजी है। सो बहुत स्किल्ड वर्कर नहीं चाहिए होंगे। जैसे ऑलरेडी हमारा एक वैक्सीनेशन जो कोविड का जो इस टाइम नेटवर्क बना हुआ है सारा, ये बहुत आसानी से वहाँ दिया जा सकेगा, और बच्चों का कवरेज अच्छा हो पाएगा। एंड देन स्केयर फैक्टर जो बच्चों में है, इंजेक्शन लगेगा, उसको भी कम हो जाएगा।
जी, हालांकि वो तो और नेजल स्प्रे की भी कभी इंतजार कर रहे थे सबके, शायद और थोड़ा आसान हो बट जाए। नेजल स्प्रे की वैक्सीन इन द पास्ट हैव नेवर बीन सक्सेसफुल। अच्छा, पर हर वैक्सीन पहले नेजल स्प्रे की फॉर्म में ट्रायल हो चुके पर हैं, डॉक्टर लेकिन साहब बहुत सारे लोग ये भी बोलते थे क्योंकि ये होता ही इस रीजन की वजह से, तो अगर आप वहीं पर उस वायरस को टैकल कर लें तो शायद एक नेजल वैक्सीन। वो एक थियोरेटिकल चीज़ है, बट एफिकेसी वाइज एंड इम्यूनोलॉजिकली वाइज नेजल स्प्रे वैक्सीन जितने भी आए हैं, एमएमआर का भी आया था, रोटा वायरस का भी आया था, तो ये सक्सेसफुल नहीं हुए। ये बेहतर है के हिसाब से। पर डॉक्टर मलिक, सिंगल डोज या नहीं, जाइडस की 3 डोजेज लगेंगी जो कि 28 डेज़ के इंटरवल पे लगेंगी। और बेस्ट बात यही है जो मैंने आपको बताया बच्चों के लिए कि ये इंट्राडर्मल लगेगा, इंजेक्शन लगेगा ही नहीं। और इसकी 3 डोज लगेंगी, बाकी सब वैक्सीन्स की 2 डोज हैं, एक्सेप्ट फॉर जॉनसन जिसकी केवल 1 डोज है, अदरवाइज सबकी जो हैं 2 डोज हैं। इसकी जो है पर्टिकुलरली जाइडस की जो है ये 3 डोज आएंगी। डॉक्टर धालीवाल, बहुत सारे हॉस्पिटल्स के बाहर, जब खासकर मैं बच्चों के अस्पतालों के बाहर जब कवरेज के लिए जाती थी तो देखती थी कि छोटे बच्चे जो हैं वो माँ बाप को हमेशा ये परेशानी रहती थी कि उनको मास्क से आप कवर भी नहीं कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा सेहत के हिसाब से अच्छा भी नहीं रहता है ये। और हम जो वैक्सीनेशन करने वाले हैं वो 12+ ही करने वाले हैं, उसके नीचे अगले दौर में होगा। तो क्या खतरा उन पर और बढ़ रहा है या नहीं? छोटे बच्चों पे खतरा कम है, तभी वैक्सीन भी उनको अभी इतनी ज़रूरत नहीं है। और हमें टारगेट करना चाहिए स्कूल एज ग्रुप को, तो पहले स्कूल एज को करेंगे एंड फिर छोटे बच्चों पे हौली हौली आएंगे, जैसे सर ने बताया। एंड गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के हिसाब से और देखा भी गया है, छोटे बच्चों की यहाँ की जो इम्यूनिटी होती है, इट्स कॉल्ड इनेट इम्यूनिटी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। दे नो हाउ टू फाइट अ वायरस। हमारी इम्यूनिटी थोड़ी ओल्ड हो गई है एंड वी एज, तो वी आर नॉट एग्जैक्टली राइट इन फाइटिंग द लोकल डिफेंस। तो जो उनकी बच्चों की लोकल डिफेंस है, दे फाइट अ लॉट, सो उनको इन्फेक्शन का खतरा कम है। लेकिन अगर उनको हो जाए तो सीरियसनेस भी छोटे बच्चों में ज़्यादा है। ज़्यादा है? अगर 1 ईयर के नीचे हो जाए कोविड तो कई देखा गया लेस देन 1 ईयर एंड मोर देन 15 ईयर्स वो आईसीयू में आ सकते हैं। क्या एक प्रेग्नेंट मदर के वैक्सीनेशन से उस एज को फायदा होता है? सेफ्टी मिलेगी, मिलती है? 100% मिलेगी। वो इंट्रा प्लेसेंटल भी ट्रांसफ़र होते हैं एंटीबॉडीज़, तो उनको हेल्प मिलेगा। क्योंकि बहुत सारी बहुत दिन तक इनफैक्ट डॉक्टर सचदेव, प्रेग्नेंट वुमेन भी हिचकिचाती थी इस चीज़ को लेकर, फैमिली भी थोड़ा सा घबराती थी इस बात को लेकर। पर ये मतलब डेटा है हमारे पास ऐसा कि अगर एक माँ लगा रही है प्रेगनेंसी, वैक्सीनेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड वैक्सीनेशन ड्यूरिंग लैक्टेशन, जब वो मदर ब्रेस्ट फीड कर रही है, दोनों में बेनिफिट है। इजराइल में उन्होंने एक स्टडी करी जिसमें जो हेल्थ वर्कर्स थे, जो लैक्टेटिंग मदर हेल्थ वर्कर्स थे, उनको उन्होंने सेग्रीगेट किया, रेंडमाइज किया कि आपको वैक्सीन देंगे, आपको नहीं देंगे, आपको देंगे। रेंडमाइजेशन एक ट्रायल्स होते हैं हमारे, तो उसमें पाया गया कि जिनमें लैक्टेटिंग मदर्स जिनको वैक्सीन दिया गया था, उनके न्यूबॉर्न्स के अंदर प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी लेवल्स बेटर थे। सो लैक्टेटिंग मदर को वैक्सीन देना इज़ बेनिफिशियल फॉर द न्यूबॉर्न फॉर टिल द मदर इज़ फीडिंग द चाइल्ड। So that is a very important aspect, and this aspect should be, spread out in the community. चूँकि इस दौर में आप सबके पास बच्चे आए होंगे ट्रीटमेंट के लिए अपनी, बहुत सारे पेरेंट्स ने अपनी चिंता भी आप सबके सामने जाहिर की होगी और डिस्कस किया होगा कि स्कूल भेजें न भेजें वैक्सीन आने तक। अब रियलिस्टिकली हम देखें तो वैक्सीन सब बच्चों को लग पाने में समय लगेगा, पर इस दौरान एज अ पीडियाट्रिशियन, एज अ डॉक्टर, आपकी एडवाइस क्या रहती है? स्कूल जाएं न जाएं? देखिए, स्कूल के इशू के लिए हमारे को दोनों वर्टिकल्स को देखना बड़ा ज़रूरी है। अगर हम बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं तो बहुत सारी और प्रॉब्लम्स हैं जो कि बच्चों में आ रही हैं। एज अ पीडियाट्रिशियन हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम बच्चों को स्कूल में नहीं भेजते हैं तो उनका स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। स्क्रीन टाइम कई बच्चों का 7-7, 8-8 घंटे हो गया, और जबकि अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स कहती है कि बच्चे का स्क्रीन टाइम किसी भी हिसाब से 2 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, विच इंक्लूड्स एवरीथिंग, चाहे वीडियो गेम की स्क्रीन है, मोबाइल की स्क्रीन है, कंप्यूटर की स्क्रीन है या टीवी की स्क्रीन है। तो एक तो स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। दूसरी चीज़ ये भी देखी है कि बच्चों का मोटापा भी बढ़ रहा है, क्योंकि बच्चे बैठे रहते हैं, बाहर की आउटडोर एक्टिविटीज़ सब खत्म हो गई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चों को हम कुछ ही टाइम के लिए स्कूल से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसे स्किल्स हैं जो बच्चे स्कूल में ही सीखेंगे, जैसे पीयर ग्रुप इंटरेक्शंस हैं, टीम बिल्डिंग है, लीडरशिप रोल है, और टीचर के साथ में इंटरेक्शन है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये
बेसिकली ऑनलाइन नहीं हो सकती, तो ऑफलाइन बच्चों को जाना ही पड़ेगा। तो मेरा तो सुझाव यही है कि वैक्सीन्स लगने में तो बहुत टाइम लगेगा। 40 करोड़ बच्चों को हमारे को वैक्सीन लगाने में अभी तो कुछ वैक्सीन्स उपलब्ध हैं, अभी कुछ आएंगी, तो पहले तो वैक्सीन्स की उपलब्धि होगी, उसके बाद वैक्सीनेट होंगे और उसके बाद इम्यूनिटी आएगी, उसके बाद भी 6 हफ्ते, तब तक के लिए वेट नहीं कर सकते। अगर हमारी एपिडेमियोलॉजी सुजेस्ट करती है, जैसे दिल्ली में इस वक्त अगर हम देखें तो पॉजिटिविटी रेट 0.03 के आसपास है, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग गार्डेड वे में बच्चों को स्कूल्स में भेज सकते हैं। गार्डेड मींस कि हमारे को स्कूल के अंदर पूरी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ेगा। हर क्लासरूम के बाहर में हैंड सैनिटाइजर्स हों, क्लासरूम के अंदर 15 या 18 बच्चों से ज़्यादा ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, स्कूल के अंदर उपलब्ध होने चाहिए रैपिड एंटीजन टेस्टिंग के लिए, और टीचर्स भी स्किल्ड होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए जिसको भी जुकाम है, बुखार है, तुरंत उसको आइसोलेट करें। अगर हम गार्डेड वे में जाते हैं तो हम ये बच्चों की जो साइकोलॉजिकल, इमोशनल और फिजिकल और खासकर विजुअल, ये सारी जो प्रॉब्लम्स अब आनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि ऑफलेट मेरे ख्याल से मेरे दोनों पीडियाट्रिशियन दोस्त भी एग्री करेंगे, क्योंकि हम लोग ऑफलेट जो हैं इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। बच्चों को इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं, विजुअल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मोटापा हो रहा है, बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है कंट्रोल में आ जाएंगी। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पर एपिडेमियोलॉजी ज़्यादा नहीं है, जहाँ पर एडल्ट्स की हर्ड इम्यूनिटी अच्छे से बन गई है, वहाँ पर हम गार्डेड वे में हमारे को स्कूल्स खोल देने चाहिए, ताकि बच्चों की जो बाकी डेवलपमेंट्स हैं वो भी होगी। डॉक्टर धालीवाल, आपकी राय इस बात पर? देखो, हमने लास्ट 2 ईयर्स में यही पेरेंट्स को बोला है, सोशल डिस्टेंसिंग, मत भेजो, बाहर मत निकलो, हमने हैमर किया उन पे, और सडनली हम बोल रहे हैं कि स्कूल खोल दो और बच्चों स्कूल में भेज दो। एज अ पेरेंट मुझे लगता है काफ़ी हेजिटेंसी होगी। आई एम नॉट स्पीकिंग एज अ डॉक्टर, बट एज अ पेरेंट आई एम सेइंग कि मुझे खुद भेजने में काफ़ी हेजिटेंसी होगी, क्योंकि लास्ट 2 ईयर्स में यही गवर्नमेंट ने बोला है बचो बचो बचो, और सडनली स्कूल खोल दो। आई डोंट थिंक सो दैट्स द राइट वे। वी शुड बी कॉशियस, हमें खोलना है। अगर आप देखो स्कूल खुल भी गए हैं तो कितनी अटेंडेंस हो रही है, पेरेंट्स भेज ही नहीं, क्योंकि इट्स वॉलंटरी, दे आर नॉट सेंडिंग। एक्चुअली एवरीबडी इज वेटिंग फॉर वैक्सीन एंड चिल्ड्रन आर ऑल्सो वेटिंग कि वैक्सीन लगेगी तो स्कूल जाएंगे। सेइंग दैट, आई एग्री विद मलिक सर, चिल्ड्रन आर वेरी मच इमोशनली डिप्राइव्ड। वो अपने घर में एक कॉर्नर में रह रहे हैं, एंड स्पेशली द एज ग्रुप ऑफ 12 ईयर्स अबव, हमें उनको घर से बाहर निकालना ज़रूरी है। एंड वो बच्चे अपना ख्याल रख सकते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, वो सब नहीं कर पाएंगे, स्पेशली द टाइनी टॉट्स। डॉक्टर सचदेव, आपकी राय? मेरे एक्सपीरियंस में साइकोलॉजिकल इश्यूज जो हैं बच्चों में, स्पेशली एडोलसेंट्स में बहुत आए हैं, एंड आई मस्ट एडमिट कि हमारे पास सुसाइडल टेंडेंसी से आए हैं, सिवियर डिप्रेशन के साथ बच्चे आए हैं, सिवियर साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस के साथ आए हैं। मतलब आई कैन नेम मल्टीपल प्रॉब्लम्स जो साइकोलॉजी, जो रिलेशन इनके हुए हैं, जो इनके लॉकडाउन के टाइम हुआ है। बट आई एम हैप्पी कि जो अभी जाइडस का जो वैक्सीन आया है 12+ के लिए, तो एटलीस्ट ये एडोलसेंट ग्रुप को कवर करेगा, जिसके अंदर कि हमने ये मेंटल इश्यूज बहुत ज़्यादा देखे हैं। अदर थिंग बिसाइड्स जो आपने, डॉक्टर मलिक ने जितनी बातें कही हैं, गार्डेड एंट्री इनटू स्कूल, द अथॉरिटीज़ हैव टू मेक श्योर दैट ऑल द टीचर्स, ऑल द स्टाफ मेंबर्स आर वैक्सीनेटेड। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर टीचर ही वैक्सीनेटेड नहीं है तो बच्चे को तो रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। हालांकि वैक्सीन ट्रांसमिशन को नहीं रोकता है, बट एटलीस्ट द डिजीज़ प्रोसेस तो कम होएगा। तो ये इंश्योरिटी होनी चाहिए कि स्टाफ जितना स्कूल में है, चाहे पियोन हो या टीचर हो या केयर टेकर्स हो, दे शुड ऑल बी वैक्सीनेटेड। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम पहले टारगेट कर रहे हैं 12 साल से ऊपर के बच्चों का वैक्सीन। डॉक्टर मलिक, अभी की रफ्तार को देखते हुए आपको क्या उम्मीद है कि अगर मान लीजिए अगले महीने तक ये आ जाए, कोमोबिडिटी वाले बच्चों को पहले हम कर रहे हैं, उसके बाद कब तक ये बच्चों का जो पॉपुलेशन, क्या इस पूरे एकेडमिक ईयर को भी हम समझ लें कि उसी तरीके से चलना पड़ेगा जैसा कि 2 साल हुआ है? देखिए, जिस तरह से यूके ने किया, मुझे लग रहा है कि शायद उसी तरह की स्ट्रेटजी हमारे इधर भी आएगी। 16, 17, 18 साल को तो ब्लाइंडली सबको वैक्सीनेट करेंगे शुरू में। 12 से 15 साल के बीच में जो कोमॉर्बिड कंडीशंस वाले हैं, जिन बच्चों को हार्ट डिजीज़ है या जिन बच्चों को इम्यूनोडेफिशिएंसीज हैं या जो कैंसर से पीरियड हैं, जो कि हाई रिस्क में आते हैं, तो उनको
वैक्सीन लगाएंगे। उसके बाद में जो है 12 साल से ऊपर वाले दूसरे बच्चों को वैक्सीन लगाएंगे, और फिर उसके बाद में, क्योंकि अभी तक 6 से 12 साल के तो अभी वैक्सीन ही अवेलेबल नहीं है, उसके बाद फिर वो वैक्सीन आएगी तो उनको वैक्सीन लगेगी, और लास्ट में जो है लेस देन 5 इयर्स वालों को वैक्सीन लगेगी। तो इस तरह से स्ट्रेटजी रहेगी। लेकिन अगर हम बात करें आंकड़ों की, तो 48 करोड़ के करीब जो बच्चे हैं वो हमारे 18 साल से कम हैं। और अगर हम इसको भी और अगर स्टैगर्ड करके देखें तो 9 साल से जो छोटे बच्चे हैं वो लगभग 28 करोड़ हैं, और 9 साल से ऊपर जो है 20 करोड़ है। तो हमारा टारगेट अभी ये होना चाहिए कि 9 साल से बड़े बच्चे हैं जिनके अंदर की पीयर ग्रुप इंटरेक्शन भी बहुत होती है, जिनको स्कूल बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्कूल अब 3 साल 4 साल या 5 साल के बच्चे के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि इन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमारे को इसमें भी 4 तरह की कैटेगरीज बना देनी चाहिए एज में, और उस हिसाब से कवर करना चाहिए। सबसे पहले हमारे को बड़े बच्चों को कवर कर देना चाहिए जिनमें की बीमारी ज़्यादा सीवियर होने के भी चांसेस हैं, क्योंकि 16, 17, 18 साल में जो कोरोना होता है वो वैसे ही बिहेव करता है जैसे कि एडल्ट्स में बिहेव कर रहा है। तो पहले हमारे को उनको प्रोटेक्ट कर देना चाहिए, फिर वल्नरेबल ग्रुप को कर देना चाहिए, और लास्ट में छोटे बच्चों को कवर करना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम चलेंगे तो भी हमारे को कम से कम 6 से 7 महीने लग जाएंगे अगर वैक्सीन की उपलब्धि पूरी रही। लेकिन फिर भी मैं बताऊं, हमारा देश वो है जिन्होंने पोलियो हमने इरेडिकेट कर दिया था। तो हमारी जो आर्टरीज हैं, जो एक्सेसिबिलिटी है टू द लास्ट मैन हु इज स्टैंडिंग इन द रूरल एरिया, वहां तक हमारी पेनिट्रेशन बड़ी ज़बरदस्त है। अगर वैक्सीन की उपलब्धि होगी, आप देखिए 90 करोड़ वैक्सीन जो हैं हम अभी तक लगा चुके हैं। अगर वैक्सीन की उपलब्धि पूरी होगी तो बच्चों को बड़ी जल्दी से वैक्सीन लग जाएंगी। द ओनली इशू इज़ कि वैक्सीन की उपलब्धि कितनी होती है, क्योंकि कोवैक्सीन की भी अपनी लिमिटेशंस हैं बनाने की, जाइडस की भी अपनी लिमिटेशंस हैं। तो 48 करोड़ वैक्सीन बनने में तो उसको थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन मैं अभी भी ये समझता हूँ कि अगर हम वेट करें कि सारे बच्चों को वैक्सीन लग जाए फिर वो स्कूल जाएं, इट माइट नॉट बी फिजिबल। क्योंकि कुछ पेरेंट्स अभी हेजिटेंसी की वजह से नहीं भेज रहे, कुछ पेरेंट्स जो हैं आतुर भी हो रहे हैं बच्चों की प्रॉब्लम्स को देखते हुए, ये देखते हुए। तो वी विल हैव टू फाइंड अ मिड पाथ। डॉक्टर धलीवाल, जो 12 से नीचे हैं जिनके लिए अभी कोई व्यवस्था ही नहीं है, उन बच्चों के लिए आप पेरेंट्स को क्या एडवाइस देते हैं? देखो, जो 12 से छोटे बच्चे हैं एक्चुअली वो भी वनरेबल ग्रुप में हैं, क्योंकि दे आर एक्चुअली इवॉल्विंग एंड टर्निंग इनटू टीनेजर्स। एंड वो बच्चे भी एक्चुअली स्कूल में तो जाने चाहिए, बट पेरेंट्स को बताना चाहिए कि दे हैव टू टेक अ डिसीजन ऑन देयर ओन। बट अगर उनको जाना चाहिए तो उनको सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग, उनको घर में ट्रेनिंग देनी चाहिए, हैंड वॉशिंग कैसे करनी है, स्पेशली द स्मॉल किड्स। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेन स्मॉल चिल्ड्रन। सो रिस्क तो है विदाउट वैक्सीन टू सेंड देम टू किड्स, देयर इज़ अ रिस्क, एंड आई थिंक सो रिस्क लेना पड़ेगा, स्पेशली इन दोज एरियाज जहाँ पे ट्रांसमिसिबिलिटी कम है, जहाँ पे एपिडेमोलॉजी में कोविड भी कम है, जैसे दिल्ली में अभी कम है। सो आई थिंक सो रिस्क कैन बी टेकन। लेकिन दिल्ली जैसे राज्य में पोल्यूशन की वजह से डॉक्टर सचदेव, ये भी होता है कि अब कंजेशन वाले प्रॉब्लम्स और वो सारे दौर, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का मतलब हर दूसरे तीसरे बच्चे में आपको ब्रीदिंग के कुछ इश्यूज दिखते हैं, जो कोविड में क्या ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है? हाँ, ड्यूरिंग द लॉकडाउन आई एम बेसिकली पल्मोनोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजिस्ट। तो हमारा तो मतलब वी कुड मतलब हार्डली अस्थमा केसेस, एक्यूट अस्थमा केसेस, एक्यूट कंजेशन केसेस हमने लॉकडाउन के पीरियड में देखे हैं। अब जब ये लॉकडाउन ख़त्म हुआ है तो उसके बाद लोगों ने बाहर जाना शुरू किया है, बच्चों ने बर्थडे पार्टीज़ में जाना शुरू किया है, तो फिर से केसेस आने शुरू हो गए हैं, एक्यूट केसेस आने शुरू हो गए हैं। वहाँ ये ज़रूर है कि पोल्यूशन कंट्रीब्यूट डेफिनेटली करता है कंजेशन वगैरह को, एस्थमा वर्सनिंग को, रिपीटेड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में। तो पोल्यूशन का कंट्रीब्यूशन विल ऑलवेज बी देयर। सो इसमें तो चलेगा, बस सावधानी ही है, एक सावधानी है बस। यू हैव टू टेक प्रिकॉशंस, दैट्स ऑल। उसमें और ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन देयर हैज़ टू बी मल्टी प्रोंग अटैक स्ट्रैटेजी बेसिकली बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, स्पेशली जो लेस देन 12 ईयर वाले बच्चे हैं। जब तक वैक्सीन नहीं आएगा तब तक उनके लिए हमारे को मल्टीपल स्ट्रैटेजीज लगानी पड़ेंगी, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, सोशल डिस्टेंसिंग, और 25% और 40% ऑफ क्लास विल अटेंड द स्कूल ऑन ऑल्टरनेट डे और समथिंग लाइक दैट। उस तरह से कोई स्ट्रैटेजी करनी पड़ेगी। एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अभी दिल्ली के अंदर RSV टाइप वायरस का एक तरह से अटैक हुआ है बच्चों पे, एंड सबने बताया था कि फ्लू वैक्सीन लगा देना बच्चों को, तो काफ़ी लोगों ने नहीं लगाई। सो अगर हमने उस समय लगा ली होती तो अभी इतना प्रकोप नहीं होता। सो दिस अ टेक होम मैसेज कि वैक्सीन से मत डरो, वैक्सीन को अपनाओ और कोरोना को हराओ। जी।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, लेकिन इससे पहले कि हम अपने सेशन को पूरा करें, मैं चाहूँगी कि एक एक करके आप लोग अगर इन अवार्ड कैटेगरीज के विजेताओं को अनाउंस कर दें। डॉक्टर मलिक, कैटेगरी है बेस्ट इनोवेशन फॉर कोविड रिलेटेड एक्टिविटी इन द टाइम्स ऑफ कोविड। Winner is Defense Research and Development Organization, DRDO, Delhi. Award recipient is Dr. G. Satish Reddy, Secretary, DDR&D and Chairman, DRDO, Ministry of Defense. Dr. Dhaliwal, celebrity who has done exemplary work during COVID. It's a pleasure to announce, he's my favorite actor, Akshay Kumar and Twinkle Khanna. Dr. Sachdev, best NGO or other entity offering healthcare services. The winner is Indo Global Social Service Society, New Delhi. Recipient is Mr. John Peter Nelson. Thank you. तो एक एक करके हम विनर्स के नामों की घोषणा कर रहे हैं, जिनको सम्मानित किया जाएगा आज शाम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस बहुत गंभीर और बहुत पर्टिनेंट, बहुत ज़रूरी विषय पर अपनी चर्चा, अपनी राय पेश करने के लिए। बहुत धन्यवाद।